अब हमारा आज का टाइटल है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट। हम लोगों ने शुरू किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें से हमारा कुछ पार्ट हुआ था, कुछ पार्ट बाकी था कल। तो आज का जो पार्ट है एक बहुत बड़ी शीट है, मान लो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है एंड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। एंड दिस शीट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब इस शीट से बस थोड़ा सा बाहर, ज्यादा नहीं, ये थोड़ा ज्यादा भी गया तो चलता है, तब खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? तो इसका फॉर्मूला रहेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन क्या रहेगा? 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये शीट इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत बड़ी शीट है, तो इसके पर टोटल कुल मिला के चार्ज कितना पता नहीं लगा सकता मैं। हाँ, मगर सरफेस चार्ज डेंसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। तो इसीलिए हम लोग ने क्या कहा कि यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में इसको लिया है। अब ये शीट से ही रिलेटेड हमारा अगला पार्ट है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन प्लेन पैरेलल शीट्स। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन पैरेलल शीट्स। ओके, नोट्स में थोड़ा सा डेटा मुझे मटेरियल अभी देखा मैंने कम दिख रहा है, मगर इससे ज्यादा मैं आपको बताऊंगा। इमेजिन करिए कि आपके पास ये दो शीट्स है और दोनों के दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ये शीट का नाम है ए, ये शीट का नाम है बी, और ये शीट भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये शीट भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है हमारे पास। ओके बेटा, समझ में आया है ना? अब ये तुम लैटरल वर्जन देखो, सामने से ऐसा देख रहे हो शीट को। तो अब ऐसा है कि दोनों शीट्स पॉजिटिवली चार्ज है और मैं आपके पास 3 पॉइंट्स देता हूं, पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R। मैं कहूंगा ए शीट के वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रहेगा? आप कहेंगे ये इसका डायरेक्शन इधर रहेगा, ए शीट के वजह से। बी शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर रहेगा? तो बोले वो भी इधर ही रहेगा। बोले ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर भागती है, ये वहां से बाहर निकलती है। तो यहां से जो ए शीट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकली होंगी ऐसा निकली होंगी, इसी तरह बी शीट से भी ऐसी निकली होंगी। तो पॉइंट P पे दोनों के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उधर ट्रेवल कर रही है। इसी कारण से जब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P कहा जाए तो मैं यहां लिखता हूं EA प्लस EB। क्या लिखता हूं बेटा? EA प्लस EB। और अगर मान लो यहां पे वेक्टर सम ले लेते हैं, चलो। अगर मान लो यहां पर वेक्टर EA और वेक्टर EB दोनों की वैल्यू सेम है, जिसको आप सिर्फ वेक्टर E से काम दे सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? वेक्टर EP इज इक्वल टू वेक्टर 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर E, 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर E। अच्छा ठीक है, E क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द प्लेन शीट्स, और उसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसी वजह से इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर 2 कैंसिल हुआ, अब बचा क्या बेटा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से ये फॉर्मूला आता है। अब देखो पॉइंट Q पे ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। और पॉइंट Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड B की वजह से डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। ओके चलो माना। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q रहेगा क्या? तो आप लिखेंगे उसको EA माइनस EB, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसीलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे? सब्ट्रैक्ट करके। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। और इन केस अगर सपोज करो EA और EB सेम हुए तो क्या हो जाएगा? 0। मगर एक काम करता हूं, मैं सेम नहीं करता हूं अभी। ओके, अगर मैं मैग्नीट्यूड में देखता हूं, मैग्नीट्यूड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या लिख सकता हूं मैं? सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर सपोज करो सिग्मा A और सिग्मा B दोनों भी क्या हो गया? यहां पर सेम हो गया,
तो इस सिचुएशन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समझा गया? क्योंकि ये शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही, ये शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रही, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालना पड़ेगा उसको सबट्रैक्ट करके निकालना पड़ेगा, है ना। तो जब आप सबट्रैक्ट करके निकालेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं कहूंगा उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर बेटा, ठीक है, वैल्यू डाला वहां से उठा के, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर सिग्मा ए सिग्मा बी सेम हो गया तो कैंसिल करेंगे। अब पॉइंट आर, ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, तो बोले ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। अच्छा ठीक है, बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, तो बोले वो भी इधर ही जाएगी। तो अब अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर, तो आप कहेंगे इट विल बी आपका जस्ट ई ए प्लस ई बी। बोले आप ऐड क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐड कर रहा हूं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल प्लेट का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर मान लो सिग्मा ए और सिग्मा बी ये दोनों सेम हुआ, जिसको मैं सिर्फ सिग्मा बोल के काम चला सकता हूं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसको कैंसिल करने पे क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये याद रखना कि अगर दो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, दो पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों पे सेम है, तो बाहर वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसी का सिमिलर पैटर्न एक और आता है। ओके, अब सिमिलर पैटर्न क्या देखो कि एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज रहेगी और दूसरी प्लेट निगेटिवली चार्ज रहेगी। आई थिंक ये नहीं है मेंशन वहां पे। ए बी, ये प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये प्लेट है निगेटिवली चार्ज्ड। ओके, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर। ओके, ए के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर रहेगा, बी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर रहेगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। इट विल इमर्ज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल ट्रेवल टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो मैं कहूंगा ओके फाइन भाई, तो बताओ भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ई ए माइनस ई बी। ई ए को क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर सपोज करो सिग्मा ए और सिग्मा बी सेम हो गए तो फिर क्या हो जाएगा, 0। कहां पर, पॉइंट पी पर, सॉरी पॉइंट पी पर। अच्छा ठीक है, पॉइंट क्यू पे इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर रहेगा, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही रहेगा, दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहेगा। तो भाई ठीक है, इट विल बी ई ए प्लस ई बी। तो फिर अब आगे क्या, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा एट पॉइंट क्यू। और अगर मैं बोलूंगा ठीक है भाई, अगर मान लो सिग्मा ए और सिग्मा बी दोनों के दोनों सेम हो गए, तो अब क्या करोगे आप, तो वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 कैंसिल, यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर पॉइंट आर, पॉइंट आर के लिए अगर मैं बात करूं तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से किधर जाएगा, इधर की तरफ, बी की वजह से टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है तो इसीलिए इस तरफ। तो मैं बोलूंगा एट पॉइंट आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगा, तो वो रहेगा ई ए माइनस ई बी अगेन। तो फिर उसके बाद आगे क्या, तो फिर से वही सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा बी हो गया तो भैया फिर क्या हो जाएगा, 0। ऐसा समझ में? तो जो पार्ट है ठीक है, जो पार्ट नहीं है वो डाल दो उसके अंदर, लिख दो। तो इस पर्टिकुलर टाइटल में हमको 2 कैटेगरी के इक्वेशंस देखना है। पहला, व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल
is initially at rest in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पहला। और दूसरी कैटेगरी हमको जो देखना है, व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल enters with some initial velocity at right angle to the इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दो कैटेगरीज में या दो ग्रुप में हमको इक्वेशंस को देखना है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में। इससे पहले सारे जो पार्टिकल्स मोशन, सारे जो चार्जेस थे वो एक जगह पे रुके हुए थे, कोई भी मोशन में नहीं था, मगर इस बार मोशन में आने वाला है। हाँ, और ये मोशन थोड़ा स्लो होने वाला है, ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट मोशन है, क्योंकि अगर ये फास्ट मोशन होता तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पार्ट में आता था ये। तो चलिए पहले वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ए कैटेगरी में सबसे पहला पार्ट जिसमें हमें क्या करना रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल डिटरमाइन करना रहेगा, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो देखो, मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करता हूं, मतलब ये पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार है और उसकी वैल्यू जो है ई करके दी गई है। ये एरोज बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां जा रहा है। जैसे मैंने आपसे शुरू में भी कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इमर्ज कहां से होती है, पॉजिटिव चार्ज से, और ट्रैवल किधर करती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो यानी यहां कहीं ना कहीं क्या होगा, सोर्स में पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे एक छोटे से चार्ज से स्मॉल क्यू जिसका मास m है, मैं उसको यहां लाके रख रहा हूं। तो एक छोटा सा चार्ज दैट इज स्मॉल क्यू मैंने यहां के लाके रखा, इसका मास भी मान लो स्मॉल m है। तो जैसे मैं यहां पर लाके रखूंगा, होगा क्या, जब करके वो आगे निकलेगा, यानी उसका मोशन कैसा रहेगा, एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा। तो मुझसे सवाल यही कहा गया है कि भैया इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो मुझसे एक बात बताइए, सबसे पहले इसको फोर्स लगा, हाँ लगा, कौन सा फोर्स लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, तो इट विल बी Q टाइम्स ऑफ E। Q टाइम्स ऑफ E इक्वल्स F बाई Q था ना, तो F इज इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ E लिख सकता हूं। इट विल बी Q टाइम्स ऑफ E। मगर यही फोर्स को अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ की नजर से देखूं, तो भाई बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, बाय न्यूटन्स सेकंड लॉ, तो मैं क्या लिख सकता हूं, F इज इक्वल्स टू ma करके लिख सकता हूं। तो भाई काम करो, ma को QE से इक्वेट कर दो। तो ma को जब मैं QE से इक्वेट कर दूंगा, इट विल बी हाउ मच, QE बाय m, है ना। तो ये मेरे पास कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला आ गया, है ना, QE बाय m। अब ये मुझे क्या दे रहा है बेटा, कि जब भी कोई पार्टिकल, या सॉरी कोई चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा इस फॉर्मूले से होगा। अब ये आ गया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। अब मैं बहुत सारी चीजें निकाल सकता हूं। तो जैसे कि मुझे ये कहा गया कि डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, भाई ठीक है, इसको ट्रैवल करने के लिए, यहां से यहां तक ट्रैवल करने के लिए टाइम t हो गया। तो इस दौरान उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, s। तो बोले वो क्या रहेगा, तो हम लोग कहेंगे सर वो तो ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर के फॉर्मूले से आता है ना, ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, क्योंकि मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड है। तो एक्सेलरेटेड मोशन में डिस्प्लेसमेंट अपन ये फॉर्मूले से निकालते हैं। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी यहां क्या है, 0, क्योंकि आपने रखा है वहां पर, ऐसा फेंका था कि शुरू से नहीं, वहां ले जाके रखा था। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। एक्सेलरेशन क्या रहेगा, QE बाय m। तो डिस्टेंस कवर्ड का ये x, जिसको मैं कहूंगा वन डायमेंशनल है, इस वजह से हाफ ऑफ QE अपॉन m इंटू टी स्क्वायर करके फॉर्मूला बन जाता है ना, QE टी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m करके बोलते हैं इसको। तो ये मुझे आ गया डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t। तीसरा ये आता है वेलोसिटी अटेन्ड, है ना। अब वेलोसिटी अटेन्ड, कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, दो तरह से निकाल सकता हूं। पहला देखो, v इक्वल्स टू u प्लस at, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। u की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, 0, है ना। a की वैल्यू क्या रहेगी, QE अपॉन m, तो फिर ये हो जाएगा QE अपॉन m इंटू टी। ये हो गया वेलोसिटी अटेन्ड। दूसरा देखो बेटा, क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ax। अगेन u की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0,
ए की वैल्यू क्या है, क्यू ई अपॉन एम, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू ई अपॉन एम इंटू एक्स, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस क्यू ई अपॉन एम इंटू एक्स। ये मेरे पास वेलोसिटी अटेन का फॉर्मूला आ गया। एक और तरीके से निकाल सकता हूं मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी। बोले कैसे? अब देखो जब मैं यहां रखा था तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल जो था वो v था, है ना। तो मैं कहूंगा अगर ऐसी बात है थोड़ी दूर आगे ट्रेवल करने के बाद उसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, वो कहां से मिल रही है, पोटेंशियल एनर्जी से मिल रही है। तो मैं कहूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करो, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी, है ना, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्यू वी। ये मैं जब आपको पोटेंशियल एनर्जी और उसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तो ये समझ में आएगा ये फॉर्मूला कैसे आ रहा करके। अभी के लिए डायरेक्टली याद रखो ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी। यहाँ V स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये स्मॉल v स्टैंड्स फॉर काइनेटिक, सॉरी स्मॉल v स्टैंड्स फॉर स्पीड। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस क्यू v अपॉन m, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 क्यू v अपॉन m। तो ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला, अपने नोट्स में डेल्टा v दिया हुआ है, v की जगह v स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ये तरीके से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, आपका वेलोसिटी अटेन। अच्छा ठीक है, अगर मैं मुझसे कहा जाए मोमेंटम गेन्ड कि भाई पार्टिकल का मोमेंटम क्या आएगा, ओके। तो ठीक है, हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है कि भाई ठीक है बताओ हमारे पास कि मोमेंटम गेन्ड बाय द पार्टिकल। तो मोमेंटम गेन्ड बाय पार्टिकल, भाई पार्टिकल ने, चार्ज पार्टिकल ने कितना मोमेंटम गेन किया, तो भाई उसका कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लेना पड़ता है। बस आप क्या करो, एक एक फॉर्मूला डाल डाल के देखो वहां पे, जैसे मैं वो वाला फॉर्मूला डाल के देख रहा हूँ, क्यू ई अपॉन क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, एम एम क्या हो गया कैंसर, तो मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया क्यू ई टी, ये एक फॉर्मूला आ गया, है ना। दूसरा मोमेंटम का अगेन आप क्या डाल सकते हो, वो अंडर रूट ऑफ क्या है बेटा, वो फॉर्मूला क्या आया था, 2 क्यू ई एक्स अपॉन एम, ये एम स्क्वायर बना के अंदर भेजो, एम स्क्वायर अंदर बना के अंदर भेजोगे, नीचे का एक एम उधर का एक एम क्या हो जाएगा कैंसर, तो वो हो जाएगा ट्वाइस क्यू ई एम एक्स, ये ऐसा आ जाएगा, है ना। आप अगर वो वाला फॉर्मूला लगा के देखना चाहते हैं तो फिर क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, है ना, अगेन एम स्क्वायर अंदर जाएगा, 2 क्यू वी अपॉन एम, ये एक एम कैंसल, तो फिर वो हो जाएगा ट्वाइस क्यू एम वी, वी सॉरी कैपिटल वी पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास ये अलग अलग फॉर्मूले आ गए मोमेंटम गेन्ड बाय द पार्टिकल के। आया समझ में आपको? ठीक है, और कौन सा है आगे पॉइंट देखो, वेलोसिटी हो गया, डिस्टेंस, मोमेंटम हो गया, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर करो, या पी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम भी कर सकते हैं अपन, है ना। तो मुझे अगर काइनेटिक एनर्जी निकालना है, ये आपको लिखना है कि इधर का पार्ट किसी को, ये वाला नहीं है शैसिस में, है ना, वो ऐड कर लो। काइनेटिक एनर्जी, पांचवा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत सारा है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर भी है, क्यू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर अगर करूंगा तो मैं कहाँ है रे वी, हाँ, तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर एम स्क्वायर टी स्क्वायर, ये गया क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एम, ये एक फॉर्मूला बनता है। और अगर मैं वो वाला फॉर्मूला डालता हूँ तो अगर वो वाला फॉर्मूला डाला तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, ट्वाइस क्यू ई एक्स अपॉन एम, एम और एम हुआ कैंसिल, हाफ ऑफ ट्वाइस क्यू, हाफ ये 2 भी गया तो फिर ये बचेगा 2 भी गया क्यू ई एक्स, हाँ क्यू ई एक्स बच जाएगा। और अगर वो वाला डाला तो वो तो सिर्फ क्यू ही रह जाएगा फिर, ठीक है, ये वाला डालूंगा तो सिर्फ क्यू ही रह जाएगा। ओके, रीड कर लो सब इसमें से पार्ट ये, फिर नॉर्मल वाला करता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। चलिए बेटा, अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सामने आने वाला है
है ना, एक चार्ज पार्टिकल एंटर होगा नॉर्मली टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और वो पहले से पर्टिकुलर एक स्पीड में होगा ट्रैवल करता हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इमेजिन करता हूं ये है वो मेरा चार्ज पार्टिकल, इसका चार्ज क्यू मास m है और ट्रैवल कर रहा है विद सम इनिशियल वेलोसिटी u इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, तो होगा क्या, जैसे ही वो एंटर करेगा, इससे पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी इमेजिन करिए, और जैसे ही वो इस रीजन को क्रॉस करता है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, यानी यहाँ पर लाइन से कौन से होंगे पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ लाइन से क्या होंगे नेगेटिव चार्जेस, और वो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है। तो इसका मतलब जब भी ये पॉजिटिव चार्ज जैसे ही एंटर करेगा उसको नीचे से क्या फील होगा, रिपल्शन, और ऊपर से क्या फील होगा, अट्रैक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो ऐसा पैराबोलिक पाथ परफॉर्म करेगा। तो मैं यहां देखता हूं कि भैया ये चार्ज पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ओके, अब समवेयर आफ्टर टाइम टी, मान लो ये चार्ज पार्टिकल यहां है आफ्टर टाइम टी, जिसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है x, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है से y। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया है से x और वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया है y। अच्छा, जब ये एंटर किया तो उसको जो फोर्स लगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगा, y एक्सिस पे, x एक्सिस पे, ये दोनों पे, y एक्सिस पे, ओनली y एक्सिस पे। फोर्स सिर्फ ऐसा लगा ना, आगे बढ़ते वक्त कोई फोर्स लगा क्या, नहीं। अच्छा, ये मोशन सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में एक सिंगल एक्सिस पे हो रहा है कि प्लेन में हो रहा है, प्लेन में हो रहा है, मतलब आगे तो बढ़ रहा है वो, है ना। अच्छा, फिर मुझे बताओ टाइप ऑफ मोशन, एक्स एक्सिस पे उसका मोशन किस टाइप का है और वाई एक्सिस पे उसका मोशन किस टाइप का है, एक्स पे यूनिफॉर्म और वाई पे एक्सेलरेटेड, क्यों ऐसा, तुम पढ़ चुके हो पहले, ये लोग नहीं। एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा और वाई एक्सिस पे उसको फोर्स लग रहा है, इस वजह से, है ना। तो अब अगर मैं कहूंगा कि इसका मोशन अलोंग अगर एक्स एक्सिस में देखता हूं तो मैं बोलूंगा x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, या वी एक्स इंटू टी बोलूंगा मैं, वी एक्स इंटू टी, वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इंटू टी। मगर जैसे मैं जानता हूं कि शुरू से जब वो ट्रेवल कर रहा था तो वो एक्स एक्सिस पे ही ट्रेवल कर रहा था और एक्स एक्सिस पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, u, तो वो तो चेंज नहीं होगी, वो जैसे के वैसे ही रहेगी, u इंटू टी, एक्स इज इक्वल टू यू इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब अगर मैं ये बोलूंगा एक्स एक्सिस का था और अगर मैं पूछूं ओके व्हाट अबाउट द वाई एक्सिस, तो उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो आप बोलेंगे उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा यू आई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर, है ना। ओके, चलो मान लिया जब शुरू में एंटर किया तो वो कौन से डायरेक्शन में था, एक्स एक्सिस पे। अगर शुरू से वो एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहा था तो एकदम स्टार्टिंग से बताओ उसकी वाई एक्सिस पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। जो चीज शुरू से एक्स पे ट्रेवल कर रहा है वाई पे उसकी वेलोसिटी स्टार्ट में क्या रहेगी, फिर जीरो। तो इसीलिए मैं यहां कह सकता हूं कि भैया बट यहां मामला ऐसा है, यू वाई की तो वैल्यू क्या है, जीरो है, और ए वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, क्यू ई अपॉन एम। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा तो ये तो पार्ट हो जाएगा जीरो आपका, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्यू ई अपॉन एम इंटू टी का स्क्वायर। दिस इज वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, डिस्टेंस बोलना गलत हो जाएगा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, है ना, आपका इन टाइम टी, नहीं डिस्टेंस भी बोले तो चलेगा स्ट्रेट लाइन पकड़ने पर, हाँ। तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया इन टाइम टी। अब हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब जो पाथ फॉलो कर रहा है उसका इक्वेशन, मतलब सिंपली y की इक्वेशन सिर्फ x में होना चाहिए। क्या करूंगा मैं यहां पर, t की वैल्यू यहां से उठाऊंगा और इस इक्वेशन में डाल दूंगा, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री विल कम आउट टू बी y इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू ई अपॉन एम, टी का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इसको प्रॉपरली अगर लिखूं मैं तो क्यू ई एक्स स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम यू स्क्वायर, ये रह जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री। आई बात समझ में, ठीक है। अब ऐसा है कि ठीक है, एट एनी इंस्टेंट जब वो यहां था तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या था,
तो बोले वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट Vy। ओके चलो ठीक है, मान लिया। अगर इसने मुझसे पूछ लिया व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, है ना, ये अल्फा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो वो कैसे निकालूंगा। तो आपको अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालना है तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ Vy अपॉन Vx, Vy अपॉन Vx। अच्छा ठीक है, फिर बोले Vx क्या है, तो बोले देखो Vx तो तुम्हारा वही है पुराना u। अच्छा Vy क्या है, तो बोले Vy तो निकालना पड़ेगा। बोले कैसे निकालेंगे, तो बोले वो uy प्लस at के फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। अच्छा uy कितना था, बोले 0, a कितना था QE अपॉन m इंटू टी। जब मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा देखो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, है ना, Vy के जगह क्या आएगा बेटा QET अपॉन m और Vx के जगह आएगा u। तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा QET अपॉन mu। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा। आया समझ में आपको। तो ये है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और बताओ कुछ बचा क्या कॉन्सेप्ट उसमें। हाँ, नेट वेलोसिटी अगर निकालना रहा तो, और अगर मुझे नेट वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी रही तो फिर क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। देखो V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Vx कितना है बेटा आपका u का स्क्वायर प्लस QET अपॉन m का होल स्क्वायर। आया समझ में। तो दिस इज इट। ये हमारा मोशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेट, नॉर्मली मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। पढ़ लो एक बार अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल में इस पे बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उसको अच्छे से देख लेना। तो देखो भैया यहां पे हमारे सामने एक क्वेश्चन है, द पॉइंट चार्जेस Q8, Q27, Q and 1000 Q आर प्लेस एट x is equals to d, 2d, 3d and 10d and so on। तो वो बोल रहा है पॉइंट चार्ज स्मॉल q is placed at the origin, find the net force on the charge small q। तो सिचुएशन ऐसी है आपके पास कि अगर मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजिन करूं और मैं इमेजिन करूं कि ये x is equals to 0 है, यहां x is equals to d है, ये भाई ये 2d है, फिर 3d है, फिर ऐसे करते 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 आप जाएंगे एकदम और आपको एक मिलेगा यहां पर 10d। ओके गॉट दैट। और आपको यहां पर x इज इक्वल टू 0 पे यानी ओरिजिन पे एक छोटा सा चार्ज स्मॉल q रखा गया है, यहां पर कैपिटल Q, यहां 8 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q, यहां 27 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q और यहां पे बेटा 1000 टाइम्स ऑफ कैपिटल Q। और आपसे पूछा गया है कि पॉइंट Q पे जो चार्ज रखा गया है ये सब चार्जेस मिलके उसको कितना फोर्स से ढकेलेंगे, पुश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत आसान है, कुछ भी खास है नहीं इसके अंदर। देखो भाई एक बात तो तय है कि सभी चार्जेस का जो फोर्स का डायरेक्शन है वो सेम है। ये इसको इधर पुश करेगा, ये इसको भी इधर पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, तो सभी फोर्सेस क्या होंगे, ऐड। तो फिर अब क्या सिचुएशन हो जाएगा, एफ नेट विल बी हाउ मच, तो F1 प्लस F2 प्लस F3, ऐसा कितना है टर्म्स, 10 है। वो कहां से पता चल रहा है, यहां से पता चल रहा है, डिस्टेंस इक्वल है ना ये, तो ये 10d करके यहां पर आ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, सब में कॉमनली क्या आने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो सब में वो कॉमनली आएगा, तो क्यों ना उसको शुरू में कॉमन डाल के रख दो। अब चार्जेस का प्रोडक्ट स्मॉल q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट, प्लस इसका और इसका प्रोडक्ट स्मॉल q इंटू 8q अपॉन 2d का स्क्वायर। 2d का स्क्वायर क्या होता है, 4d स्क्वायर, प्लस स्मॉल q इंटू 27q अपॉन 3d का स्क्वायर यानी कि 9d स्क्वायर। ओके, प्लस करते 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 स्मॉल q इंटू 1000q अपॉन 100d स्क्वायर। ओके चलो, अब अगेन यहां पर जो भी चीज कॉमन निकल रही है उसको बाहर निकालो फिर से। तो बोले ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन डी स्क्वायर बाहर निकालो, तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल डी स्क्वायर, ये कॉमन निकल रहा है। फिर अंदर क्या बचा फिर, तो भाई यहां बचेगा 1 प्लस 8/4 2 प्लस 27 ये 3 प्लस 10 अप टू 10, है ना। और ये आपका कैलकुलेशन इस तरह से आ रहा है। फिर वो क्या है, फॉर्मूला हमारा एपी है, क्योंकि डिफरेंस 1 का आ रहा है यहाँ पे, क्या है 1/2 n इंटू ए प्लस एल करके एक फॉर्मूला आता है, सम ऑफ एपी, तो वो हो जाएगा 1/2 n इंटू ए प्लस एल।
मतलब नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 1/2 10, फर्स्ट टर्म कितना बेटा 1 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 55 है ना, 1 जा 5 जा, ये 11 हो रहा 55, तो ये वैल्यू आएगी 55। तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा अपने, तो ये हो जाएगा 55 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4πε0 d स्क्वायर, दिस विल बी अवर आंसर। तो ये पिछले टॉपिक का एक क्वेश्चन बचा था जो वो ये कवर हो गया, कूलम्ब्स फोर्स से रिलेटेड। जो पढ़ाया था मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था ये एपी, तुम लोग थे कि अभी जब अभी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया ना मैंने रिपीटर्स बैच में, ये पढ़ाया था कि मैंने, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। कॉपी करो फास्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। कूलम्ब्स फोर्स हो गया, सब हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, बहुत आसान आसान क्वेश्चन से शुरुआत हो रही है अभी फिलहाल, आज जितने कवर हो सके कर लेते हैं फटाफट। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड strength, find the electric field strength due to a point charge of 5 microcoulomb at a distance of 80 centimeter from the charge। एकदम आसान क्वेश्चन आया है सामने, देखते हैं सॉल्व, मेरे को पता नहीं मैंने सॉल्व किया नहीं अभी। तो एक जो पॉइंट चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है 5 माइक्रोकूलम, और एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत निकालना है वो है 80 सेंटीमीटर दूर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10 का पावर 9, हाउ मच 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, R का स्क्वायर यानी 0.8 का स्क्वायर यानी कि 0.64 कह सकते हैं, 5 9 जा 45 अपॉन 0.64, तो E इज इक्वल टू 45 अपॉन 0.64 10 का पावर 3, तो देखो कितना आता हो 45 अपॉन, मैं होता तो 4.5 अपॉन 6.4 करता और 6.4 का रेसिप्रोकल निकालता लॉग बुक से, उसको 4.5 से मल्टीप्लाई कर देता। 45 डिवाइडेड बाय 0.64, 70.3125 10 का पावर 3। ओके, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 7.03125 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, जब तक जिसका हो गया वो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, खामोश कोई बैठा ना रहे। A conducting sphere of radius 10 centimeter. A conducting sphere of radius 10 centimeter has an unknown charge. Has an unknown charge. Full stop. If the electric field field 20 centimeter from the center of the
sphere, from the center of the sphere is 1.5 into 10 raised to power 3 Newton per Coulomb, and points radially inwards, and points radially inwards. What is the net charge on the sphere? What is the net charge on the sphere? मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन है, आंसर नहीं. चलिए देखो फटाफट. एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर. ओके, गॉट दैट. तो आपके पास एक स्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है. उस पर कुछ अननोन चार्ज है, पता नहीं, जो निकालना है एक्चुअली. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ओके, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 1.5 into 10 raised to power 3 न्यूटन पर कूलम, एंड पॉइंट्स रेडियली इनवर्स. द टोटल चार्ज पूछा गया कितना रहेगा. वेल दैट्स वेरी वेरी इजी. E is equals to 1/4 pi epsilon 0 Q upon R square. तो E की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास? 1.5 into 10 raised to power 3, ओके, और 1/4 pi epsilon 0 9 into 10 का पावर 9 Q upon R square. R कितना है बेटा? 20 सेंटीमीटर ना, यानी 200 into 10 raised to 400 into 10 raised to power minus 4, यानी 4 into 10 raised to power minus 2, है ना. 4 into 10 raised to power minus 2. अच्छा ठीक है. 1.5 1 जा, 1.5 6 जा, 6 जा बोलेंगे ना अपन, 9. फिर 4 by 6 by 4, यानी या फिर 2 2 जा, 2 3 जा, तो ये हो जाएगा 2 by 3 into 10 का पावर, ये हो जाएगा 1 1, और ये 10 का पावर minus 8 आई थिंक. सो चेक करो एक बार. 2 by 3, और ये 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, माइनस 2 उधर जाके 3 साथ मल्टीप्लाई होकर 10 का पावर 1 हो जाएगा, और 10 का पावर 9 इधर आके 1 minus 8 1 minus 9 minus 8 हो जाएगा. हाँ हो गया ना. फिर वो Q इज इक्वल्स टू 2 by 3 into 10 raised to power minus 8 कूलम, यानी कि 0.66 है ना. आप बोल सकते हैं, या 6.66 नैनो कूलम बोल सकते हैं आप इसको. अगला क्वेश्चन देखो. एन इनफाइनाइटली लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 9 into कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी. एनसीईआरटी का, अगेन ये भी एनसीईआरटी का था, अगला भी एनसीईआरटी का है. एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज. आज का दिन कौन सा है? मतलब कल टेस्ट है ना तुम्हारा? हाँ, रोटेशनल मोशन पे. और हाँ भैया, इसको माइनस साइन लगा देना. क्यों लगा रहा माइनस साइन में? उसने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स. ये कहां होता है? नेगेटिव चार्ज में. प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 into 10 raised to power 4 Newton per Coulomb at a distance of 2 meters. Full stop. सेंटीमीटर्स मेरे को मालूम है, मगर नहीं बताने वाला मैं. कैलकुलेट द लाइन चार्ज डेंसिटी. कैलकुलेट द लाइन चार्ज डेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फॉर द लाइन चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर क्या है?
1/4πε0 2 लैम्बडा बाई आर। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी दी गई है 9 इंटू 10⁴। 1/4πε0 क्या होता है 9 इंटू 10⁹9, 2 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। और आर कितना है बेटा आपको 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻², 2 2 कटा 9 9 कटा। अब आगे क्या होगा, ओके ये हो जाएगा 2 लैम्बडा इक्वल्स टू 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। कितना है तेरा, ये आया था। हाँ खुश, ला कपड़ा दे। तो देखो बेटा ये जानबूझ के अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने इसको कन्वर्ट क्यों नहीं किया था। 2 और ये 4 कट करके मैंने 1/2πε0 लैम्बडा बाई आर क्यों नहीं लिखा था। हालांकि लिख सकते हो, मसला नहीं है, मगर कैलकुलेशन के टाइम नहीं लिखो, है ना। रिप्रेजेंटेशन के टाइम लिखना है लिखो, फॉर्मूला क्या है किसी ने पूछ लिया बोलो 1/2πε0 लैम्बडा बाई आर, मगर कैलकुलेशन के टाइम 1/4πε0 2 लैम्बडा बाई आर करके लिखो, फायदे में रहोगे। चलो अभी जो पढ़े आज हम लोग ने उसके बारे में क्वेश्चन है। फिर टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स, अरे यार, आर पैरेलल एंड close to each other. First off, on their inner faces, comma, the plates have surface charge densities of opposite sign and of magnitude 17.0 into 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। आगे क्या बोला है फिर, पहला सवाल व्हाट इज ई, कॉमन क्वेश्चन है व्हाट इज ई। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है अलग अलग सिचुएशन में। पहली सिचुएशन, इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, in the outer region of first plate। सेकंड क्या है बेटा, in the outer region of second plate। क्या लिखा तीसरा, between the plates। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली क्रैक कर लोगे आप। सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। अब देखो यहां पे मैं अगर इमेजिन करो कि ये एक प्लेट ऐसा है, दूसरा प्लेट ऐसा है, ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट। उसने क्या किया है, दोनों प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है मगर ऑपोजिट साइन वाली। ये प्लस 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 माइनस 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 माइनस, है ना। अब ये देखो, ये जो पहला उससे बोला इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट, आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट ये है। ये क्या है बेटा, आउटर, अगले में क्या कहा गया है, आउटर रीजन ऑफ सेकेंड प्लेट। चलो उसको पी बोल देता हूं। ये है क्यू आपका और ये है आपका आर, ठीक है ना। अब मैं कहूंगा इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर की तरफ। तो मैं कहूंगा ठीक है भैया, जो तुम्हारा पहला सवाल है ई नेट, उसके हिसाब से क्या आएगा, E1 माइनस E2।
मगर यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है बेटा, सेम है, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। सिमिलरली आप अगर सेकंड पार्ट पे भी जाते हैं, मतलब क्यू पॉइंट के लिए, तो वहां पर भी आंसर क्या आने वाला है, जीरो, क्योंकि देखो यहां पर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 की वजह से इधर, E2 की वजह से इधर रहेगी। अब रही बात आर की, तो एट पॉइंट आर, तो यहां पर E1 की वजह से इधर और E2 की वजह से भी इधर, तो वो क्या आता है फॉर्मूला बेटा आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, सिर्फ 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 17 इंटू 10 का पावर, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12। देखो 17 अपॉन 8.85 कितना होता है, 1.9 कुछ ऐसा आता होगा, 1.9 1.8 ऐसा कुछ शायद आएगा, और 10 का पावर -10 सॉरी। (1.92) 10 का पावर -10, so the answer will be 1.92 10 का पावर -10 न्यूटन पर कूलम। आने वाला मॉक टेस्ट क्या है, एनसीईआरटी 11th वॉल्यूम 1, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स एंड मेजरमेंट टिल रोटेशनल मोशन, एंड द लेवल विल बी इंशाल्लाह अमेजिंग। चलिए अगला छोटा क्वेश्चन है कि बड़ा क्वेश्चन, देखो भैया, अरे वो न्यूट्रल पॉइंट निकालने का यार, निकालो, वो तुम ही निकालो, न्यूट्रल पॉइंट का बताया था ना मैंने, फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q1 इंटू डी अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2, और अंडर रूट ऑफ Q1 क्या है 16, निकालो क्या रहा, क्या था न्यूट्रल पॉइंट का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ Q1 इंटू डी अपॉन अंडर रूट ऑफ Q1 प्लस अंडर रूट ऑफ Q2। ओके, अंडर रूट ऑफ Q1 कितना है 16 माइक्रोकूलम का, क्या आएगा 4 प्लस 2, तो वो जा रहा 2D/3, डी की वैल्यू क्या है बेटा 3, 2 आ जाएगा, मीटर्स के सेंटीमीटर, मीटर्स, ठीक है। अगेन यहां पर भी बिल्कुल ये जो 6th वाला है वो भी वही है ना, एक चार्ज 9Q दिया हुआ है, दूसरा चार्ज -25Q दिया हुआ है। अब क्या आएगा यहां पे, प्लस की जगह माइनस, निकालो क्या आ रहा, तो फिर इसका जवाब, निकालो क्या आंसर आया, अब प्लस की जगह माइनस आएगा, अब क्या है आपको दिया हुआ 9Q अंडर रूट ऑफ Q1 9Q, तो वो क्या हो जाएगा 3√Q, और Q तो कॉमन है मार गोली सबको, 3 इंटू डी अपॉन 3 - 5, तो 3D - 2, तो -3/2, डी की वैल्यू कितनी है, और डी दिया नहीं है मैंने, मतलब डी के फॉर्म में रखने का है ना, तो बस वही है -3D/2। क्या, आओ नहीं, ठीक है,
चलो बाकी क्वेश्चंस हम देखेंगे कल, और कल आपका टेस्ट भी है, उसकी भी तैयारी करो। आखिरी लेक्चर कितने बजे होता? अच्छा, पहला लेक्चर मेरा ही है कल, है ना। आप एक काम करो फिर, है ना, आप 1 घंटा पहले आ जाओ, है ना। अभी अपना सवा 12 से स्टार्ट हो रहा। हाँ, तो मैथ्स वाले बायो के टाइम पे दो, वो आखिरी तक के रुको। ठीक है, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा टाइमिंग तुम्हारे को। मुझे दिन बर्बाद नहीं करना, मुझे लेक्चर लेना है कल।